हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। जो थर्मोडायनेमिक्स की अपन ने सीरीज स्टार्ट की हुई है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और आज का जो चैप्टर रहेगा आपकी बुक के अकॉर्डिंग, उसका नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात आती है रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है। स्मॉल पार्ट में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना भाई। अब इसको समझने के लिए फर्स्ट पॉइंट है कि जो स्टेप नंबर ऑफ इनफाइनाइट स्टेप के अंदर होते हैं, ठीक है, लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। लिखो फर्स्ट नंबर पे, विच अक्कर इन नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, विच अक्कर्स इन नंबर ऑफ स्टेप्स। अब ये जो स्टेप्स हैं वो क्या होंगे, इनफाइनाइट टाइम टू फिनिश, इनफाइनाइट टाइम टू फिनिश। देखो, इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एग्जांपल ये है कि स्टार्टिंग में आप लोग कॉलेज में जाते हो, ठीक है। कॉलेज में गई, लड़की देखी, लड़की बेस्ट फ्रेंड बनी, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड बनी, फ्रेंड से आप लोगों की बेस्ट फ्रेंड बनी, बेस्ट फ्रेंड से आप लोगों की जीएफ हो गई, राइट। अब देखो, जो ये स्टेप है ना, ये एक क्या हो रहे हैं, बहुत सारे स्टेप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हो रहे हैं, ठीक है। कॉलेज में गए, लड़की देखी, फ्रेंड बने, बेस्ट फ्रेंड बने, गर्लफ्रेंड बने। तो इस तरह के जो प्रोसेस है ना, नंबर ऑफ इनफाइनाइट स्टेप के अंदर होते हैं, ऐसे प्रोसेस को जनरली क्या बोला जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट है इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब क्या होगा, ये सिंगल स्टेप में हो जाएंगे। प्रोसेस विच अक्कर इन सिंगल स्टेप, कॉलेज में गए, डायरेक्ट गर्लफ्रेंड बना ली, ठीक है। ये इसका सिंपल सा एग्जांपल है, विच अक्कर्स इन सिंगल स्टेप, विच अक्कर्स इन सिंगल स्टेप, राइट, जो एकदम से हो गए। अब ये देखो, ये जो प्रोसेस होते हैं ना, ये स्लो होते हैं। स्लो क्यों होते हैं, कॉलेज में जाते हो, लड़की से बात करोगे, ठीक है, वो फ्रेंड बनेगी, उसके बाद और ज्यादा बात करोगे, बेस्ट फ्रेंड बनेगी, और ज्यादा बात करोगे, गर्लफ्रेंड बनेगी, ठीक है। तो ये स्टेप क्या होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, यानी कि स्लो होते हैं। जितने भी स्टेप रिवर्सिबल में होंगे वो क्या होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं। और जो ये जो प्रोसेस होती है दैट इज स्लो, राइट। अब यहां पर लिखो, सिंपल सी बात है, जाते ही गर्लफ्रेंड बन गई। तो ये जनरली प्रोसेस क्या होते हैं, सिंगल स्टेप में होते हैं और फास्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है इसका, जितने भी स्टेप होंगे, ठीक है, द सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम, system and surrounding are in equilibrium at the end of each step। यानी कि हर स्टेप के बाद क्या होगा, जो सिस्टम है और सराउंडिंग है वो क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। कैसे, कॉलेज में गई, ठीक है, कॉलेज में जाने के बाद लड़की को देखा, एक स्टेप हुआ, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ। जैसे ही एक स्टेप होगा, सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। लड़की को देखा, उसके बाद वो क्या बनी, फ्रेंड बनी। अब जो ये प्रोसेस हुआ ना, इस प्रोसेस के बीच में भी क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड बनी, फ्रेंड से फिर बेस्ट फ्रेंड बनी। यानी कि जितने भी स्टेप होंगे, एक स्टेप हुआ, एक स्टेप होते ही सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में आ गए। दूसरा स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप होते ही सिस्टम और सराउंडिंग किस में आ गए, इक्विलिब्रियम में आ गए, ठीक है। इसमें ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिंगल स्टेप में हो जाती है प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, एक बारी इक्विलिब्रियम में आते हैं, ठीक है। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन, मैं बोल रहा हूं, इसको लिखो, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम
ओनली एट द एंड ऑफ प्रोसेस, ठीक है। द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम एट द एंड ऑफ प्रोसेस, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसे की ऐसे लिख लेना और यहां पर आएगा एट द एंड ऑफ प्रोसेस, ठीक है। जैसे ही प्रोसेस खत्म होगा, प्रोसेस खत्म होने के बाद यहां पर सिस्टम और सराउंडिंग किस में आते हैं, इक्विलिब्रियम में आते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो कार्नोट साइकिल हो गया, वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट साइकिल, यहां पर एग्जाम्पल लिख लो, मैं बोल रहा हूं वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट इंजन लिख लो, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट इंजन। एक एग्जाम्पल और लिखो, एन आइडियल गैस अलाउड इट टू एक्सपेंड स्लोली। फर्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट इंजन, और सेकंड एग्जाम्पल उसका है अपने पास क्या, एन आइडियल गैस अलाउड इट टू एक्सपेंड स्लोली, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल लिखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन लोहे का जंग लगना, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम सर्टेन हाइट, यानी कि ऊंचाई से पानी गिर रहा है, एकदम है, सडन प्रोसेस होता है, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल इसके हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो अपना मेन टॉपिक आता है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। यहां से जर्नली स्टार्टिंग हो जाती है। तो पहली बात तो यही है, इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों है। जैसा कि आप लोगों को पता था, जो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ था वो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको नहीं बता रहा था, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपने देखी थी कि हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाती है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोल्ड से हॉट में चली जाए, इसका रिवर्स प्रोसेस भी तो हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में नहीं बताया था। बंदूक का एग्जाम्पल आपने लिया था, गोली निकलती है, उसकी जो राइफल की बुलेट फायर करने के बाद जो नली होती है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। और किसी भी हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये सारी चीजें क्या थी जो अपने पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वहां पर एक्सप्लेन नहीं हुई थी, ठीक है। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, ठीक है, हेडिंग डालो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी बात है, हीट इंजन, ठीक है। अब हीट इंजन क्या होता है मैं आप लोगों को जर्नली बता देता हूं एक बारी हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन क्या होता है भाई? एक डिवाइस होती है, ठीक है। क्या होती है? डिवाइस। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, ठीक है, क्या करता है? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, ठीक है, विच कन्वर्ट्स, लिख लो इसको, विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। क्या करता है? हीट एनर्जी को विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जर्नली क्या होता है, जो अपने पास हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। किस केस में? हीट इंजन के केस में। अब हीट इंजन के अपने पास 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है सोर्स, एक होता है सिंक्स और एक होता है वर्किंग सब्सटेंस। अब इनकी कुछ खास बातें हैं, सोर्स के बारे में समझ लो। सोर्स, ठीक है, इसको जनरली बुक के अंदर हीट सोर्स भी लिख देता है, तो बात एक ही है, चाहे सोर्स लिखा हो चाहे हीट सोर्स लिखा हो, बात क्या है? एक है। नेक्स्ट है अपने पास सिंक, ठीक है, या इसको क्या बोल देता है? हीट सिंक, बात एक ही है। और नेक्स्ट है अपने पास वर्किंग सब्सटेंस। क्या है? वर्किंग सब्सटेंस। अब वर्किंग सब्सटेंस क्या है? जो सब्सटेंस काम करती है उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग सब्सटेंस बोलते हैं। अब ये सोर्स क्या होता है भाई? सोर्स एक ऐसी बॉडी होती है जो हाई टेम्परेचर के ऊपर काम करती है, ठीक है। पहली बात, सोर्स का जो टेम्परेचर है वो हमेशा कैसा होगा? हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। और जो इसका टेम्परेचर है आप हमेशा T1 मानते हैं, राइट। सिंक होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा? लो टेम्परेचर होगा, ठीक है। और इसको क्या करते हैं? T2। अब इनके बारे में कुछ खास बातें हैं। अब ये इसका जो टेम्परेचर है ना, सोर्स इस तरह की बॉडी होती है, चाहे आप इससे कितना भी टेम्परेचर ले लो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओशियन है, समुद्र है, ठीक है। समुद्र का एग्जाम्पल लेते हैं। समुद्र के अंदर से मैंने 1 बाल्टी पानी की निकाल ली, 2 बाल्टी पानी की निकाल ली, 3 बाल्टी, 4 बाल्टी बकेट, ठीक है, 5 बाल्टी, 6 बाल्टी, तो क्या होगा? समुद्र के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 4 बाल्टी, 5 बाल्टी, 10 बाल्टी, ठीक है, 12 बकेट, 15 बकेट, चाहे कितनी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो इसी तरह से ये सोर्स होता है। इस सोर्स से चाहे आप लोग कितनी भी एनर्जी ले लो, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी है ना वो इनफाइनाइट होती है, राइट। ये इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी का होता है, कितने भी हीट निकालो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है सिंक की। सिंक जनरली क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये हीट देता है जो हाई टेम्परेचर पे है, और लो टेम्परेचर पे है वो क्या है, हीट लेता है। फिर से समुद्र का एग्जांपल, समुद्र के अंदर 1 बाल्टी पानी की डाल दो, 2 बाल्टी पानी की डाल दो, 3 बाल्टी पानी की डाल दो, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसी तरह से ये अपने पास क्या होता है, सिंक होता है जिसका लो टेम्परेचर होता है, और ये कितनी भी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, और उस हीट को एब्जॉर्ब करने से इसका जो टेम्परेचर है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होती है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस क्या करती है भाई, काम करती है। अपन एनर्जी देंगे, वर्किंग सब्सटेंस कुछ काम करेगी और बाकी जो एनर्जी है उसको रिलीज कर देगी, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, उसको समझ लो, वो भी समझना जरूरी है। अब ये सारी चीजें है ना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगी, राइट। अभी जो आप फर्स्ट लॉ की आप लोग पढ़ के आए हो, क्या लिमिटेशन, देखो इस तरह से काम होता है। ये मेरे पास क्या है, सोर्स है, ठीक है, क्या है, सोर्स है, जिसका टेम्परेचर क्या है मेरे पास, T1 है। क्या है टेम्परेचर, T1। ये मेरे पास क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है, या इसको हीट इंजन लिख लो, बेस्ट रहेगा। चलो वर्किंग सब्सटेंस अभी लिखवाया आप लोगों को, तो मैं इसको वर्किंग सब्सटेंस ही रहने देता हूं, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। और यहां पर अपने पास क्या होता है, ये होता है सिंक, जिसका टेम्परेचर कितना है, T2। अब देखो क्या होगा, सोर्स से आप इसको Q1 हीट देंगे, क्या देंगे, Q1 हीट देंगे। अब जो Q1 हीट दी है उससे ये वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, कुछ काम करेगा, और बची हुई हीट को रिलीज कर देगा, कहां पर, सिंक के अंदर। अब इसको इस तरह से समझो, बाइक के अंदर आपने पेट्रोल डाला, ठीक है, क्या किया, सोर्स से आपने पेट्रोल लिया, बाइक के अंदर आपने पेट्रोल डाला, पेट्रोल डालते ही बाइक क्या करने लगी, चलने लगी, ठीक है। साथ के साथ क्या होता है, बाइक का जो इंजन है वो गर्म होता है, सिलेंसर गर्म होता है, तो क्या होता है, साथ के साथ चल रही है, और साथ के साथ कुछ ना कुछ हीट क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ हीट क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, राइट। तो इसी तरह से ये है, सोर्स कुछ ना कुछ हीट देगा, उस हीट से ये वर्किंग सब्सटेंस काम करेगा, और बची हुई हीट को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। वही फंक्शन है जो फर्स्ट लॉ का फंक्शन था, ठीक है। जो आपने Q1 हीट दी है वो क्या करेगी, कुछ काम करेगी, और क्या होगा, प्लस में कुछ हीट को रिजेक्ट कर देगा। तो यहां से अगर मैं वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो क्या आएगी, Q1 माइनस Q2। तो जो अपने पास ये वर्किंग सब्सटेंस है ये कितना काम करेगा, Q1 माइनस Q2। अगर मैं Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसको दे रहा हूं और Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी यानी कि ये कितनी हीट से कितना काम कर रहा है और कितनी हीट वेस्ट हो रही है, इसी को जनरली क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अपन अपने को आउटपुट क्या मिल रहा है और अपन ने इनपुट क्या दिया, ठीक है। यानी कि जो आप हीट दे रहे हैं तो कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है और कितनी हीट वेस्ट हो रही है, वो जनरली क्या है, एफिशिएंसी है, राइट। तो आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट जनरली क्या मिल रहा है, अपने को काम, ठीक है, वर्क मिल रहा है W, और हीट कितनी दे रहे हैं, Q1 दे रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, वीडियो को स्किप मत करते रहना, कहीं 10 सेकंड आगे 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 करते रहो। ये नहीं समझ में आया तो सारा लेक्चर ऊपर को जाएगा। मैं इसी वजह से टाइम ले रहा हूं ताकि ये चीजें अच्छे से समझ सको, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, W की वैल्यू क्या होगी भाई, W की वैल्यू होगी Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। तो अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो एफिशिएंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस Q2 बाई Q1। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई। तो जनरली क्या होता है, किसी भी हीट इंजन को आप एफिशिएंसी से पता करते हैं कि वो अपने को कितना आउटपुट दे रहा है, राइट। और एफिशिएंसी हमें ये बताती है कि जो हीट इंजन है वो कितना काम का है, कितना वेस्ट है, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा, जस्ट इसको एक बारी देख लो। जनरली होता क्या है, हीट इंजन काम क्या करता है, सोर्स से कुछ ना कुछ हीट लेगा, वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगी, काम करेगी, और कुछ हीट को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी,
ठीक है, अब ये समझाना क्यों जरूरी था, क्योंकि मैं इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज करूंगा। ठीक है, अब अपना मेन चैप्टर आता है भाई। ये थी बेसिक बातें, एक बेस बनाना होता है कुछ पढ़ने से पहले। ठीक है, उससे पहले आपने नोट्स बना रखे हैं तो लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ रिवाइज करो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, मैं एक लाइन बोल लूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, बट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन यही आता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों है। हेडिंग डालो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्योंकि भाई फर्स्ट लॉ के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, कुछ कमियां थी, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए जनरली आप क्या पढ़ते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस क्या थी वो आप लोगों को मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें बोर्ड के ऊपर दिखाई दे भी रही होगी। ठीक है, एरो यहां पर डाल के इसको लिख लेना, मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूं, यहां पर आप लोगों को दिख जाएगी। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ प्रैक्टिकल लॉ। ठीक है, प्रैक्टिकल लॉ है। चलो आगे देखते हैं। एंड इट वाज फॉर्मुलेटेड टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब क्या है, ये एक प्रैक्टिकल लॉ है। फर्स्ट लॉ की जो लिमिटेशंस थी उनको दूर करने के लिए जनरली आप क्या करते हैं, इस लॉ को पढ़ते हैं। यहां पर अपने पास दो स्टेटमेंट आती है। ठीक है, द सेवरल डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ। ठीक है, द सेवरल डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ क्या थी, पहले अपने पास साइंटिस्ट थे भाई, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इसको लिख लो, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पर दो स्टेटमेंट है आप लोगों के पास, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलती है, मैं इसको समझाता हूं आप लोगों को सबसे पहले। ठीक है, तो देखो ये स्टेटमेंट क्या बोलती है भाई, ये स्टेटमेंट बोलती है किसी भी हीट इंजन को काम करने के लिए, ठीक है, एक तो सोर्स चाहिए, क्या चाहिए, सोर्स चाहिए, और एक अपने पास क्या होना चाहिए, सिंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंक होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो ही कोई हीट इंजन काम कर सकता है भाई। क्या कर सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, अगर सोर्स भी है और सिंक भी है तो कोई हीट इंजन काम कर सकता है। अगर मैं इनमें से सोर्स को हटा दूं तो हीट इंजन काम नहीं कर सकता, अगर मैं सिंक को हटा दूं तो भी हीट इंजन काम नहीं कर सकता। तो ये केल्विन की फर्स्ट स्टेटमेंट थी। यहां पर मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रही होगी, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, साथ में बना लेना, ये पहले बना लो एक बारी, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब वो स्टेटमेंट क्या थी, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन। अगर आप साथ के साथ लिख रहे हो तो भी बेस्ट है, मैं बोल रहा हूं तो लिख लो साथ के साथ, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेटवर्क in a complete cycle if its exchange of heat only with bodies maintained at single fixed temperature। यानी कि भाई सोर्स और सिंक में से अगर कोई एक चीज गायब हो जाए, ठीक है, कोई एक चीज गायब हो जाए तो जो हीट इंजन है वो काम नहीं कर सकता। ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट थे, राइट। तो इस स्टेटमेंट क्या थी कि सोर्स का भी होना जरूरी है और सिंक का भी होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक नहीं होगा तो भाई कोई भी वर्किंग सब्सटेंस है या कोई भी हीट इंजन है वो काम नहीं करेगा, राइट। उसके बाद जो एफिशिएंसी होती है हीट इंजन की वो हमेशा क्या होती है भाई, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1। जो हीट इंजन है वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, यानी कि जितनी हीट दे उतनी हीट को क्या कर दे, वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, राइट। ये थी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट।
अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है आप लोगों के पास, ये तो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है क्लोसियस स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है आप लोगों के पास क्लोसियस स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट क्या बोलती है? फर्स्ट लॉ के अंदर एक लिमिटेशन थी, अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो, जो हीट है वो हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर करती है, ठीक है। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। या इसको अपन ने ऐसे भी बोला था, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी, अब चीजें याद आ गई होगी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट है वो कहां से कहां फ्लो करती है? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। अब इस लॉ ने बोला था भाई कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी फ्लो करती है, ऐसा तो पॉसिबल है, ठीक है। अब हीट है ना, वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में अपने आप फ्लो नहीं कर सकती, और ऐसा करने के लिए अगर हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जा रही है तो क्या होगा? कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स होगी जो उसको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही होगी, राइट। क्या बोल रहा था? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी और वाइस वर्सा, ठीक है। क्यों होता है क्यों नहीं, कोई चीज नहीं बताई थी, तो क्लोसियस ने स्टेटमेंट दी कि हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी तो फ्लो कर सकती है, बट अगर हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में अपने आप फ्लो नहीं कर सकती, और अगर फ्लो कर रही है तो वहां पर क्या है? कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है जो ऐसा करने के लिए हीट को क्या कर रहा है? मजबूर कर रहा है। अब बात आती है स्टेटमेंट की। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, साथ के साथ लिख लो। स्टेटमेंट क्या है भाई अपने पास? लिखो जल्दी से। इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस। सभी को पता है, ठीक है, यही लिखा है। इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस दैट हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर, फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लो टेम्परेचर स्पॉन्टेनियसली। Body at low temperature spontaneously. The reverse process does not take place spontaneously. Reverse process does not take place spontaneously. ठीक है, तो ये अपने पास क्या था भाई? ये अपने पास था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर पेपर में आता है तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करके आनी होगी विद दीज बोथ स्टेटमेंट, ठीक है। दो स्टेटमेंट थी, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इसने क्या बताया था भाई कि हीट इंजन को काम करने के लिए सिंक भी चाहिए और सोर्स भी चाहिए। अगर उनमें से कोई एक एब्सेंट है, ठीक है, एक क्या है? एब्सेंट है, तो हीट इंजन काम नहीं करेगा। क्लोसियस सर ने क्या बताया? क्लोसियस सर ने बताया भाई कि हीट को फ्लो करने के लिए हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, वहीं हीट फ्लो करती है, और इसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों की है इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक्स एंड क्लोसियस स्टेटमेंट। अब इसका मतलब पता है क्या? चलो मैं लिखता हूं, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। नेक्स्ट है अपने पास इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस, ठीक है, VALENC। इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक्स एंड क्लोसियस स्टेटमेंट। क्लोसियस स्टेटमेंट, अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब सिंपल सी भाषा में ये है कि जो दोनों स्टेटमेंट है ना, उनका मतलब एक ही है भाई। ये बता अलग अलग साइंटिस्ट ने रखी है, बट दोनों का जो मतलब है ना वो सेम है, ठीक है। अब मीनिंग कैसे सेम है, वही ये अपना क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा। इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक्स एंड क्लोसियस स्टेटमेंट, ये अपना टॉपिक रहेगा। अब देखो, सबसे पहले जो अपने पास कंसीडर करके चलनी है चीजें वो मैं बता देता हूं। जर्नली करने क्या वाले हैं, ये दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट है, ऐसा तो पता होगा। इसमें बताया था अगर एक चीज एब्सेंट है तो हीट इंजन काम नहीं करेगा। इन सर ने बताया था रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं भैया अपन, मैं बोल रहा हूं साथ के साथ लिखो, बोर्ड के ऊपर भी चीजें नजर आएंगी आप लोगों को, ठीक है।
जो ये दोनों स्टेटमेंट थी, फर्स्ट लाइन दिख रही होगी आप लोगों को, ऑल्दो द केल्विन प्लैंक्स एंड क्लोसियस स्टेटमेंट अपीयर टू बी डिफरेंट बट इट कैन इजीली प्रूव दैट दीज आर वर्चुअली टू सिमिलर स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ एंड इक्विवेलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, दोनों साइंटिस्ट ने एक ही बात कही थी सेकंड लॉ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इक्विवेलेंस अपने को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? मैं एक चीज को गलत प्रूफ करता हूं, जैसे केल्विन सर की जो स्टेटमेंट है उसको गलत प्रूफ करता हूं, मैं गलत प्रूफ नहीं करता, उसको मान लेंगे आप। ठीक है, उसको गलत प्रूफ कर देंगे तो क्लोसियस की स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। ठीक है, अगर केल्विन की स्टेटमेंट ठीक है तो क्लोसियस की स्टेटमेंट भी ठीक होगी। तो इक्विवेलेंस का मतलब यही होता है। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, द इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड इफ वी कैन so that the violation of the one statement leads to the violation of other। यही तो मतलब है, अगर मैं एक स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा हूं यानी कि गलत प्रूफ कर रहा हूं तो दूसरी स्टेटमेंट भी अपने आप गलत प्रूफ हो जाएगी। अब इसके लिए जनरली क्या करते हैं भाई, ये डायग्राम बना रहा हूं मैं यहां पर, सबसे पहले डायग्राम बनाओ। इतना लिखने के बाद यहां पर अपने पास हाई टेम्परेचर है। क्या है? हाई टेम्परेचर। कितना? T1। ठीक है, यहां पर अपन दो डिवाइस लेंगे, एक अपने पास R होगा और एक अपने पास क्या होगा? E होगा। ये अपने पास क्या हो गया? सिंक हो गया, सिंक, जिसका टेम्परेचर कितना है? T2 है। ठीक है, अब देखो R लिखा, इसका मतलब है रिवर्स। ठीक है, अब रिवर्स प्रोसेस के अंदर क्या होगा? ये सिंक से हीट लेगा, हाई टेम्परेचर को देगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? ये यहां से हीट लेगा और सिंक को देगा। आर का मतलब रिवर्स। ठीक है, ऐसे याद रखना कि रिवर्स जनरली क्या करेगा? यहां से तो हीट लेगा और यहां पर हीट देगा। तो सिंक से हीट ली जा रही है Q2, ये सिंक ही हो गया। ठीक है, इसको लो टेम्परेचर लिख लो यार। ठीक है, इसको बोलेंगे सिंक, इसको बोलेंगे सोर्स। ये बुक के अंदर रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हाई टेम्परेचर भी मिल सकता है, सोर्स भी मिल सकता है, लो टेम्परेचर भी मिल सकता है, सिंक भी मिल सकता है। यहां से हीट ली Q2। ठीक है, कुछ काम एक्सटर्नल एजेंट करेगा, एक्सटर्नल एजेंट है तभी तो ऐसा पॉसिबल है कि लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर जा रही है, हीट दी Q1। ठीक है, यहां से हीट ली जा रही है Q1 और यहां पर जो काम किया दैट इज W और हीट रिजेक्ट कितनी की? Q2। ठीक है, अब देखो यहां पर अपन ने कंसीडर कर लिया, दो डिवाइस है, एक R है मेरे पास, एक क्या है? E है। उसके बाद अपन ने कनेक्ट कर दिया इसको सोर्स और सिंक के साथ। ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होगी बोर्ड के ऊपर। ठीक है, इसको क्या कर दिया? सोर्स और सिंक के साथ क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। Suppose the device R can transfer heat without external agent। देखो अभी क्लोसियस सर ने बोला था, अगर आपको ध्यान में हो तो, जो हीट है ना वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाएगी। ठीक है, और इसका जो रिवर्स प्रोसेस है ना ये वाला, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगाता हूं तो कब पॉसिबल मान रहा हूं मैं इस चीज को? इसको मैं पॉसिबल मान रहा हूं एक्सटर्नल एजेंट की एब्सेंस में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लिखो लेट अस कंसीडर, क्या था, कहां पर था? आई थिंक सपोज डिवाइस आर कैन ट्रांसफर हीट विदाउट एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। दिस इज अ वॉयलेशन ऑफ क्लोसियस स्टेटमेंट। तो यहां पर आपा ने क्या कर दिया? क्लोसियस सर की जो स्टेटमेंट थी उसको क्या कर दिया? गलत प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो, क्लोसियस सर की जो स्टेटमेंट है वो गलत प्रूफ हो गई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है अपने पास वो क्या है? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इसको भी देखते हैं। केल्विन सर ने क्या बोला था भाई? केल्विन सर ने बोला था कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर यानी सोर्स और सिंक का होना जरूरी है, तभी क्या होगा? अपने पास जो हीट इंजन है वो क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो आगे लिखो, एक लाइन छोड़ के
जो बोल रहा हूं, let us consider that a cycle, let us consider a cycle डिवाइस ई। अगर लिखने में थोड़ी मिस्टेक है यहां पर देख लेना एक बारी, मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ साइकिल, साइक्लिक, ठीक है, साइकिल नहीं साइक्लिक डिवाइस ई बिटवीन द सेम हीट रिजोरियर, ठीक है, RESERVIOR, परफॉर्म वर्क W। यानी कि इसी के बीच में अपन ने क्या किया, एक डिवाइस ले लिया जो कि कितना काम कर रहा है, W काम कर रहा है इन वन साइकिल। द रेट ऑफ डूइंग, द रेट ऑफ वर्किंग, ठीक है, रेट ऑफ वर्किंग of engine is such that it exert an amount of heat Q1 from the high temperature, ठीक है। एक डिवाइस लिया, ठीक है, इसी को मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, एक डिवाइस लिया हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच में, जो क्या कर रहा है, सोर्स से हीट कितनी ले रहा है, हाई टेम्परेचर से Q1, W क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और Q2 हीट क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। इसी को इंग्लिश में बोल रहे हैं फ्रॉम हाई टेम्परेचर which equal to the discharge of heat by device R, which is equal to the heat discharged by device R। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस आर डिवाइस ने जितनी हीट दी, ठीक है, क्या की, इस आर डिवाइस ने जितनी हीट दी उतनी ही ये ई डिवाइस हीट ले रहा है, ठीक है, उतनी ही ये ई डिवाइस क्या ले रहा है, हीट ले रहा है। अब इसका मतलब क्या है, तो आप एज्यूम कर लेते हैं कपलिंग, ठीक है, उसके बाद आपको डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। नाउ वी कैन एज्यूम, लिखो एक बारी, नाउ वी कैन एज्यूम, now we can assume that the high temperature is eliminated, the high temperature is eliminated। जनरली ये कंसेप्ट कपलिंग का होता है, क्या होता है, कपलिंग। कपलिंग का मतलब क्या है, कपलिंग का मतलब होता है भाई, जो अपन ने यहां से Q1 हीट मिल रही थी, यहां से Q1 हीट मिल रही थी, इस हीट को डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया इस लाइन के थ्रू ऐसे, ठीक है, और जो ये ऊपर वाला सिस्टम है इसको हटा दिया, हाई टेम्परेचर को, समझ गए, हाई टेम्परेचर को हटा दिया, ये Q1 हीट है ई के अंदर यहां से डायरेक्ट जा रही है, ठीक है, ओके। द हीट Q1 डिस्चार्ज बाय डिवाइस R is directly feeded to the device E, ठीक है, is directly feeded to the device E, ठीक है, is directly feeded to the device E। A heat engine operating in cycle and produced by exchanging the heat only with a single fixed temperature, केल्विन प्लैंक्स की स्टेटमेंट यही तो थी कि भाई कोई भी हीट इंजन अगर मेरे पास सोर्स या सिंक में से कोई भी चीज एब्सेंट है तो वो काम नहीं करेगा। तो यहां पर देखो जो ये हीट एक्सचेंज हो रही है ना, वो सिर्फ Q1 कहां से हो रही है, सिंक से हो रही है, ठीक है, यहां से हीट दी, Q1 हीट यहां से ली और यहां पर चली गई। तो इसका मतलब क्या है, डज इट वोलेट्स केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है, ये किसको क्या कर रहा है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को क्या कर रहा है,
वॉयलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर, सिंपल सी बात थी, आई थिंक समझ गए होगे। हेंस द इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक्स एंड क्लोसियस स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। जनरली किया क्या है, देखो एक स्टेटमेंट को अगर कोई कंडीशन वॉयलेट कर रही है, ठीक है, फॉलो नहीं कर रही, तो केल्विन भी उसको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। क्लेसियस को कोई स्टेटमेंट फॉलो कर रही है तो केल्विन को भी वह चीज फॉलो करेगी। तो इक्विवेलेंस का मतलब यही होता है कि दोनों जो साइंटिस्ट थे, सेकेंड लॉ की जो स्टेटमेंट दी, दोनों की स्टेटमेंट सेम थी। कान को ऐसे पकड़ो या कान को ऐसे पकड़ लो, बात एक ही है ना। तो इसका मतलब यही है सिंपल भाषा में, राइट। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, हीट इंजन। अब इसके अंदर थ्योरी वगैरह सारी चीजें मैं क्लियरली आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हीट इंजन है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है और ये आप लोगों का बड़े नंबरों में आता है, ठीक है। बड़े इन द सेंस कि अगर 8 का आता है तो 8 का, और 16 का भी आ सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। तो हेडिंग डालो हीट इंजन। क्या हेडिंग डालो, हीट इंजन। अब हीट इंजन क्या होता है भाई, ए डिवाइस, जैसे लिख लो, ए हीट इंजन इज अ डिवाइस, हीट इंजन, साथ की साथ नोट करते रहना, ठीक है। ए हीट इंजन इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। Heat engine is a device used for converting heat energy into mechanical energy। अब हीट इंजन अपने पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये भी लिख लेना, इंप्रेशन बनता है, ये चीजें यहां पर मेंशन करके आओगे तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। हीट इंजन अपने पास जनरली दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है पेट्रोल और डीजल इंजन। लिखो यहां पर, पेट्रोल और डीजल इंजन, पेट्रोल और डीजल इंजन, ठीक है। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, पेट्रोल और डीजल इंजन। और एक अपने पास होता है स्ट्रीम इंजन, स्ट्रीम इंजन, ठीक है। अब साइंस की लैंग्वेज में इनको अलग नाम दिया गया है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। अगर याद हो तो अच्छी बात है, बढ़ा के आओगे इंप्रेशन जाएगा। एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन, ठीक है। और इसको बोलते हैं इंटरनल, इसको सेम कर लेना, सीई, कंबशन इंजन, ठीक है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। दो तरह के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में यहां पर लिखो, मैं बोल रहा हूं, द हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग पार्ट्स। द हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग पार्ट। हीट इंजन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले। एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक और एक होती है वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। अब इनके बारे में भी लिखना होगा क्योंकि क्वेश्चन 16 मार्क्स में है। यहां तक लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट लिखो लाइन, हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। सबसे पहले लिखो हीट सोर्स, ठीक है। अब वो समुद्र वाली बात है, बाल्टी वाली बात है, उसको याद रखना। और उन्हीं को याद रखते हुए आप क्या लिखेंगे, सोर्स के बारे में लिखेंगे। 3 चीजें होती है, सबसे पहले लिखो सोर्स, ठीक है। क्या लिखो, सोर्स। सोर्स क्या होता है भाई, पहला है हीट सोर्स, और कई बुक्स में इसको सिर्फ सोर्स भी लिख देता है, ठीक है। सोर्स, बात एक ही है। अब ये क्या होता है, बोर्ड के ऊपर आप लोगों को नजर भी आएगा, बाकी मैं बोल भी दे देता हूं। इट इज अ हॉट बॉडी मेंटेन्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर T1। इट इज अ हॉट बॉडी मेंटेन्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर T1 हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। एक चीज और बता रहा हूं, इस क्लास को पढ़ने का एक रूल है,
ठीक है, समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। साथ की साथ नोट्स बनाओगे तो क्लास के अंदर मजे आएंगे, ठीक है, टाइम का पता ही नहीं चलेगा कब चला गया। और अगर वीडियो देख रहे हो तो पक्के बोर होगे भाई, क्योंकि यहां पर थ्योरी पार्ट ज्यादा है। थ्योरी को लिखोगे और साथ की साथ समझोगे तो ही चीजें क्लियरली समझ में आएगी। और पेपर के अंदर यहाँ पर है ना, एक क्वेश्चन आता है बड़े मार्क्स के अंदर, जो आप टॉपिक कर रहे हैं, हीट इंजन, कार्नोट साइकिल हो गया, कार्नोट थ्योरम हो गया, तो यहां से क्वेश्चन कंफर्म है आना, ठीक है कुछ भी नहीं, जस्ट थ्योरी है। तो साथ की साथ नोट्स बनाओ, और मैं बोल रहा हूं ना उसको लिखो साथ की साथ, चीजें आसानी से समझ में आएगी, राइट। अब आप सोर्स के बारे में लिख रहे थे। इट इज अ हॉट बॉडी मेंटेन्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर T1 हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। अब इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी का मतलब यही होता है कि सोर्स से आप लोग कितने भी हीट ले लो, ठीक है, उसके टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर जितना है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ना वो कम होगा ना वो ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखो, एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी exerted, any amount of heat can be exerted from it without any drop in temperature, without any drop in temperature। तो ये थी सोर्स के बारे में कि भाई इसकी जो कैपेसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है, कितना भी आप लोग इससे हीट निकालो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है आप लोगों के पास हीट सिंक। क्या है? हीट सिंक, और इसको जनरली क्या बोला जाता है? सिंक भी बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है? सिंक भी बोला जाता है। लिखो, इट इज अ कोल्ड बॉडी, इट इज अ कोल्ड बॉडी मेंटेन्ड एट लो टेम्परेचर, इट इज अ कोल्ड बॉडी मेंटेन्ड एट लो टेम्परेचर T2, ब्रैकेट के अंदर T2 लिख लेना, टू विच हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन, टू विच हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन। यानी कि देखो इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होता है, लो टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि इसका टेम्परेचर ही नहीं होता, बट सोर्स के कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है, सोर्स के कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। और इसकी भी प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर आप कितनी भी हीट डाल दो, ठीक है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो इसका टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या है? एनी amount of heat can be rejected to it without any increase in temperature, ठीक है, any amount of heat can be rejected to it without any increase in temperature। नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों का थर्ड, दैट इज वर्किंग सब्सटेंस, दैट इज वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस, इट इज अ मटेरियल, ठीक है, गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस के अंदर कुछ भी हो सकता है अपने पास। इट इज अ मटेरियल विच एब्जॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, इट इज अ मटेरियल विच एब्जॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स एंड कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ इट into mechanical energy, convert a part of it into mechanical energy, and remaining heat is rejected to the sink, and remaining heat is rejected to the sink। तो जनरली क्या होता है भाई अपने पास? हीट इंजन के तीन पार्ट होते हैं, एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है, साथ साथ बोलो, एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है, और एक क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। तीनों की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई, हिंदी में याद रखना, इंग्लिश अपने आप बन सकती है, ठीक है, ये सेम टू सेम याद करो तो अच्छी बात है, वरना हिंदी याद रखना, सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब कंस्ट्रक्शन, ठीक है, या इसका ब्लॉक डायग्राम, राइट, तो डायग्राम बनाओ इसका। डायग्राम के अंदर क्या होगा भाई अपने पास? यहां पर बना देता हूं, सोर्स होगा, ठीक है, क्या होगा? सोर्स होगा, जिसका टेम्परेचर क्या होगा? T1 होगा, एक वर्किंग सब्सटेंस होगी, और एक अपने पास क्या होगा? सिंक होगा, ठीक है, जिसका टेम्परेचर क्या होगा? T2 होगा। और ये कंडीशन तो आपको पता ही है कि T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2, राइट। ये क्या है मेरे पास? वर्किंग सब्सटेंस,
वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, क्या होगा, सोर्स से हीट लेगा कितनी, Q1, कितना काम करेगा, W, कुछ काम W करेगा और कुछ हीट को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। W की वैल्यू क्या होती है, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, फर्स्ट लॉ से क्या है, जो अपन ने हीट दी, ठीक है, वो क्या करेगी, कुछ तो काम करेगी, कुछ क्या करेगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं W की वैल्यू निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। तो W की वैल्यू क्या आ गई, Q1 माइनस Q2। तो इसका डायग्राम हो गया भाई, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, डायग्राम हो गया। इसको फिगर 1 नाम दे लेना, क्योंकि जो लाइन लिखेंगे वहां पर इसको मैं फिगर 1 बोलने वाला हूं। ओके, ये आप लोगों का डायग्राम हो गया। उसके बाद वर्किंग ऑफ हीट इंजन कि भाई ये कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे काम करता है पता है आप लोगों को, फिर भी कैसे लिखना है बता देते हैं एक बारी आपको। देखो, इसको समझने के लिए मैं समझा देता हूं थ्योरी, उसके बाद यहां पर दिख जाएगी आपको, ठीक है, मैं पढ़ूंगा आप लोग बोर होगे, ठीक है, वो कोई मैटर नहीं है, मैं आपको बता देता हूं जनरली होता क्या है। वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, यहां से हीट लेगा, ठीक है, यहां से हीट लेने के बाद क्या करेगा, कुछ हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट कर देगा और कुछ हीट को क्या कर देगा, सिंक के अंदर रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। यही क्या है, वर्किंग है किसकी, हीट इंजन की। और यही मैंने क्या करा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग यहां पर देख लो एक बारी थ्योरी, 30 सेकंड दे रहा हूं, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है। वर्क डन निकालने के लिए देखो मैंने यहां पर बता दिया आप लोगों को, एक बार थ्योरी पढ़ लो आप लोग। वीडियो को पॉज कर लेना यार, लंबी हो जाएगी वरना, ठीक है, पॉज करके एक बार थ्योरी पढ़ लेना। उसके बाद वही है कि थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो Q1 हीट है, ठीक है, जो सोर्स से हीट ले रहा है वो क्या करेगी, कुछ तो काम करेगी और कुछ क्या हो जाएगी, सिंक के अंदर चली जाएगी। तो यहां से मेरे पास जो वर्क डन है वो क्या आएगा भाई, Q1 माइनस Q2, ये क्या आ गया, वर्क डन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो भाई, हो गया। उसके बाद आगे लिखो एफिशिएंसी, ये वर्किंग होगी। वर्किंग के बाद अपने को जनरली एफिशिएंसी निकालनी होती है भाई। एफिशिएंसी का मतलब पता है क्या होता है, अब मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूं एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मेरे को पैसे दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे को 500 रुपए दे दिए, 500, ठीक है, कितने दे दिए, 500। अब 500 रुपए आपने मेरे को दे दिए, अब वो 500 रुपए किस चीज के लिए दिए, फॉर एग्जाम्पल पढ़ने के लिए दिए हैं। आपने कहा कि सर आप हमें पढ़ाओ, तो बात ये आती है कि 500 रुपए लेने के बाद, 500 रुपीज लेने के बाद मैं आप लोगों को कितना पढ़ाता हूं, ठीक है, तो वो जर्नली क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। यहां पर इसका मतलब क्या है, जो आप हीट दे रहे हैं उस हीट से ये इंजन कितना काम कर रहा है और कितनी हीट को वेस्ट कर रहा है, यही तो एफिशिएंसी होगी। तो जर्नली एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, एफिशिएंसी को क्या कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन बाय इंजन, इंजन ने कितना काम किया और अपन ने कितनी हीट दी, इसी का रेशियो होता है। लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन बाय इंजन, जिसको जनरली आउटपुट बोलते हैं, ब्रैकेट में आउटपुट लिख लेना, टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। इसको जनरली कैसे लिखते हैं, आउटपुट बाय इनपुट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। या इसको जनरली रिप्रेजेंट करते इंजन ने कितना काम किया और जो अपन ने हीट दी, ठीक है। एफिशिएंसी के लिए आप सिंबल ये यूज करते हैं, ठीक है। वर्क डन की वैल्यू क्या है, Q1 माइनस Q2, हीट कितनी दी, Q1 दी, सोल्व करो, Q1 बाई Q1 अलग अलग कर सकते हैं, Q2 बाई Q1, तो यहां पर 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये मेरे पास जनरली क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, किसकी, हीट इंजन की।
ये क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई हीट इंजन की। अब टेम्परेचर के केस में क्या लिखते हैं भाई, टेम्परेचर के केस में इसको लिखते हैं 1 माइनस T2/T1, क्योंकि जो Q2/Q1 है वो इक्वल होता है T2/T1। ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी हीट के केस में ये होगी और टेम्परेचर के केस में ये होगी। अब दिमाग से सोचना, ठीक है, बेसिक बात है, आपको पता है, बट मैं लैंग्वेज की फॉर्म में बता रहा हूं। सबसे पहले एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग बाइक चलाते होगे, लड़कियां स्कूटी चलाती हैं, ठीक है। होता क्या है, आप लोग क्या जितना पेट्रोल डालते हो, क्या उस पेट्रोल का, मान के चलो आपने 100 रुपए का पेट्रोल डाला, ठीक है, 100 रुपए के अंदर 1 लीटर, फॉर एग्जाम्पल मान लो यार, क्या जो 1 लीटर पेट्रोल है, क्या वो सारा का सारा बाइक को चलाने में काम आया, यानी कि मैकेनिकल वर्क करने में काम आया, या उस पेट्रोल का कुछ पार्ट वेस्ट हो गया? क्या होता है, वेस्ट भी होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप पेट्रोल डलवाते हो तो पेट्रोल बाइक को चलाता है, साथ की साथ आपका इंजन गर्म होता है। इंजन गर्म होता है तो हीट की फॉर्म में एनर्जी जा रही है। सिलेंसर गर्म होता है, सिलेंसर से एनर्जी जा रही है, ठीक है। तो जो लीटर पेट्रोल है ना, वो सारा का सारा काम करने में काम नहीं आता, कुछ वेस्ट भी हो जाता है। तो इसी तरह से जो हीट इंजन होते हैं ना, उसकी एफिशिएंसी 55% से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। कितने से ज्यादा नहीं हो सकती, 55% से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कि जो आप हीट देंगे उसका 55% ही काम होगा, ठीक है, बाकी ज्यादा नहीं हो सकती है। मैंने ज्यादा से ज्यादा बता दी, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। 55% काम होगा, बाकी सिंक के अंदर चली जाएगी। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, ठीक है, अपन जनरली क्या देखते हैं कि जो एफिशिएंसी है हीट इंजन की, वो कितनी होती है भाई, वो 5 से 25% के बीच में होती है, ठीक है। जो हीट इंजन की एफिशिएंसी है वो जनरली कहां करती है लाई, 5 से 25% के बीच में लाई करती है। यानी कि जो आप हीट देंगे उसका 5 से 25%, 5 to 25% ही अपना काम हो पाता है। बाकी की जो हीट है वो कहाँ चली जाती है, सिंक के अंदर चली जाती है। अब इसको ऐसे समझो, आपा ने ये बच्चा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टूडेंट है, इसको आपा ने 100 रुपए दिए। क्या दिए, 100 रुपए। 100 रुपए में से 25 की तो खा गया ये चॉकलेट, ठीक है, और जो 75 बच गया ना, वो इसके हो गए गुम, यानी कि खो गए। इस तरह से हीट इंजन काम करता है, ठीक है। ये था भाई आप लोगों का हीट इंजन का कंसेप्ट। इसके नीचे लाइन बोल रहा हूं मैं, इन एक्चुअल प्रैक्टिस, ये लिख लो, इन एक्चुअल प्रैक्टिस, हाँ इससे नीचे ही लिखना है, ठीक है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन डज नॉट एक्सीड 55%, यानी 55% से ज्यादा नहीं हो सकती। इट इज नॉट ड्यू टू बैड डिजाइनिंग ऑफ हीट इंजन, बट इट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ सर्टेन लॉ ऑफ नेचर। ये ऐसा नहीं है कि हमारा वर्किंग सब्सटेंस खराब है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि नेचर भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिख लो, बस बहुत है यार, आई थिंक। नेक्स्ट हेडिंग डालो अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक है कार्नोट हीट इंजन। अब ये क्या है, ये एक ऐसा इंजन है भाई जो ना तो बना है और ना कोई बना सकता, ठीक है, जिसको जनरली आइडियल इंजन भी बोलते हैं। लिखो कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन या कार्नोट साइकिल, स्लैश करके लिख लो कार्नोट साइकिल। ये दोनों वर्ड मिलेंगे आपको, या तो कार्नोट हीट इंजन मिलेगा या क्या मिलेगी, कार्नोट साइकिल मिलेगी, ठीक है। लिखो जल्दी से, कार्नोट हीट इंजन या कार्नोट साइकिल। अब देखो भाई, बात तो वही है, हीट इंजन आ गया, काम वही है, क्या करेगा, एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, हीट को मैकेनिकल में, ठीक है। कार्नोट इंजन, ठीक है, लिख ले, छोड़ दे एक बार। कार्नोट हीट इंजन, पूरा ही लिख देता हूं, कार्नोट हीट इंजन, ठीक है, स्पेस छोड़ दिए बीच में जो लिखा है।
कार्नोट हीट इंजन, या इसको कार्नोट साइकिल भी बोलते हैं। दो बार एंटर मार दिए। अब देखो भाई 1824 1824 फ्रांस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिसका नाम था सदी कार्नोट, ठीक है, सदी कार्नोट, SADI, ठीक है, सदी कार्नोट, जिन्होंने क्या कर दिया, आइडियल इंजन बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया, आइडियल इंजन बना दिया। अब आइडियल इंजन करेगा क्या, इस इंजन की जो एफिशिएंसी है ना वो 100% होगी, ठीक है। और उस टाइम पे सर ने एक स्टेटमेंट दे दी, जो कार्नोट सर थे उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि जो मैं इंजन बना रहा हूं ना, इससे बढ़िया इंजन कोई बना ही नहीं सकता। जो इंजन मैंने बनाया है दैट इज कार्नोट हीट इंजन या कार्नोट साइकिल, उसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज 100%, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अभी आपा ने पढ़ा ना, हीट इंजन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 55% से एक्सीड नहीं कर सकती, अभी आपा ने देखा। बट सर बोल रहे हैं क्या, मैं एक ऐसा इंजन बना रहा हूं, जनरली ये इमेजिन किया था, ठीक है, क्या किया था, इमेजिन किया था, एक मैं ऐसा इंजन बनाने वाला हूं जिसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 100% होगी, ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं जो आपको स्टडी करने होंगे। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का कितने मार्क्स में आता है भाई, दैट्स कम अंडर 16 मार्क्स, ठीक है। ये 16 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अगर आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 8 नंबर के में आता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी वाइज वेरी करता है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट चीजें यूनिवर्सिटी, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट दिस क्वेश्चंस कम अंडर 16 मार्क्स, राइट। तो इसको अच्छे से लिखना, हेडिंग डाल दो सबसे पहले, उसके बाद मैं बोल रहा हूं इन 1824 सदी कार्नोट डिजाइन एन आइडियल हीट इंजन, designed and Carnot heat engine, design an ideal heat engine which लिखो फिर कोमा फिर of course cannot be realized, यहां पर दिख भी रहा होगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, cannot be realized in actual practice but has maximum efficiency, ठीक है, जो अभी मैंने बताया है। उसके बाद Carnot design and ideal engine whose efficiency as claimed by him was 100%, जो जस्ट मैंने अभी समझाया वही चीजें हैं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 100% होती है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ दैट इंजन आर, द एसेंशियल पार्ट ऑफ दैट इंजन आर, फर्स्ट द एसेंशियल पार्ट ऑफ दैट इंजन आर हीट सोर्स, ठीक है, कई बुक्स में इसको सोर्स भी लिखा मिलता है। सेकंड वन इज हीट सिंक, कई बुक में इसको सिंक भी लिख देते हैं। नेक्स्ट है अपने पास वर्किंग सब्सटेंस, नेक्स्ट क्या है, वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस जिसको जनरली सिलेंडर भी लिखा जाता है। और फोर्थ वन इज आइसोलेटेड स्टैंड या इंसुलेटिंग बोल दो। लिखो भैया आगे लिखो, कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज एन आइडियल इंजन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, ठीक है। अब सबसे पहले हेडिंग डालो हीट सोर्स या सोर्स, ठीक है। अब देखो कार्नोट सर ने 4 चीजें ली थी, सबसे पहले सोर्स सिंक लिया था, सिलेंडर भी लिया था, आइसोलेटिंग स्टैंड लिया था, ठीक है। अब इसके अंदर जनरली क्या है, इन चारों चीजों की कुछ ना कुछ खासियत है, इसका पता है अपने को, इसका पता है अपने को, इसका पता है अपने को, इसका भी पता लग जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको थ्योरी मेंशन करके आनी होती है और मैं समझा देता हूं एक्चुअली था क्या। सबसे पहले जो सोर्स था, ठीक है, क्या था सोर्स, सोर्स की खास बात क्या थी, देखो सुनो साथ साथ लिख भी लेना। हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, आप लोगों को पता है
लिखो दोबारा से, हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी सो दैट व्हेन हीट इज ड्रॉन आउट ऑफ इट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, पॉइंट नजर भी आ रहा होगा आप लोगों को, केप्ट एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब इसका जो डायग्राम है वो साथ के साथ बनाना होगा आप लोगों को। वो कुछ इस तरह से था भाई, देखो ये इस तरह का सोर्स था। अब इसकी खास बात क्या थी, देखो सोर्स की खास बात ये थी, इसकी जो ये वाली वॉल्स थी, ठीक है, जो ये वाली वॉल्स थी दैट इज इंसुलेटिंग। क्या थी, इंसुलेटिंग थी, यानी कि यहां से हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, ये कैसी वॉल्स थी, इंसुलेटिंग वॉल्स थी, इंसुलेटिंग। और यहां पर ये क्या था भाई, कंडक्टिंग था। क्या था, कंडक्टिंग था। ठीक है, समझ गए, ये था सोर्स। इसके अंदर मेन चीज यही है कि डायग्राम। ठीक है, उसके बाद बात आती है सिंक के बारे में। इसका टेम्परेचर कितना है, ये सोर्स है, इसका टेम्परेचर है अपने पास T1। सोर्स है जिसका टेम्परेचर क्या है, T1 है। सेकेंड लिखो, हीट सिंक। ठीक है, हीट सिंक। हीट सिंक क्या होता है, इट इज अ रिजर्वियर ऑफ हीट, यानी कि ये कितनी भी हीट ले सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, केप्ट एट लो फिक्स टेम्परेचर, स्टोर नहीं, अंदर रख सकता है। ठीक है, और इसके टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। केप्ट एट लो फिक्स्ड टेम्परेचर T2, हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, any amount of heat is rejected into it without change in its temperature। ठीक है, विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है सिंक की, हीट सिंक, और इसको जर्नली सिंक भी बोल देते हैं। ठीक है, यहां पर भी सेम चीजें होती है, ये सिंक होगा जिसका टेम्परेचर क्या होगा, T2 होगा, वॉल्स कैसी इंसुलेटिंग है, और ये जो ऊपर वाली बाउंड्री है दैट इज कंडक्टिंग। ठीक है, इसको बना लो, ये होता है हीट सिंक। नजर भी आ रहा होगा आप लोगों को हीट सिंक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वर्किंग सब्सटेंस या सिलेंडर। ये बन गया होगा, वर्किंग सब्सटेंस या सिलेंडर, हेडिंग डालो, वर्किंग सब्सटेंस या सिलेंडर। वर्किंग सब्सटेंस, या जिसको जनरली क्या बोला जाता है, सिलेंडर भी बोला जाता है। अब ये क्या होता है भाई, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, साइड्स आर परफेक्टली इंसुलेटिंग, साइड्स आर परफेक्टली इंसुलेटिंग। हाँ, साइड्स आर परफेक्टली इंसुलेटिंग, बेस इज परफेक्टली कंडक्टिंग। साइड्स कैसी होगी, साइड कैसी होगी, इंसुलेटिंग होगी, बट जो बेस होगा दैट इज कंडक्टिंग। थर्ड पॉइंट लिखो, perfectly non-conducting, perfectly non-conducting and frictionless, perfectly non-conducting and frictionless piston is fitted inside the cylinder, perfectly non-conducting, perfectly non-conducting and frictionless piston is fitted inside the cylinder। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ परफेक्ट गैस एज अ वर्किंग सब्सटेंस, इट कंसिस्ट ऑफ परफेक्ट गैस एज वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, अब स्टैंड बनाते कैसे हैं वो देखो, सबसे पहले बात यही है बनाने का, ये तो पॉइंट थे, उसके बाद आपको ये डायग्राम बना के आना है।
इस तरह से, ठीक है। अब इसकी जो बाउंड्री है आप लोगों को पता है कैसी है, इंसुलेटिंग है, ठीक है। जो साइड है दैट इज इंसुलेटिंग, और जो ये पिस्टन है ये भी क्या है, इंसुलेटिंग और फ्रिक्शनलेस लिया है अपन ने, ठीक है। और ये बेस कैसा है, कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग है, साथ के साथ लिख लेना, ये कंडक्टिंग है अपने पास एंड दिस इज इंसुलेटिंग, ये क्या है अपने पास, इंसुलेटिंग है, राइट। परफेक्टली इंसुलेटिंग और परफेक्टली कंडक्टिंग लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास इंसुलेटिंग स्टेट। नेक्स्ट है अपने पास क्या, इंसुलेटिंग स्टेट। कुछ नहीं है, थ्योरी है यार, जस्ट है ना, चीजों को समझ जाना, कुछ नहीं है, राइट। समझना ये 4 चीजें होती है भाई, जो सारी चीजें आपको पता है, बस उसकी थ्योरी लिख रहे हैं। लिखना कैसे वो भी मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 16 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, रिस्क नहीं ले सकते ना, क्या पता आप कम लिखाओ। तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या होती है, इसकी खास बात होती है भाई, लिखो, स्टैंड मेड अप ऑफ परफेक्ट इंसुलेटर। स्टैंड मेड अप ऑफ परफेक्ट इंसुलेटर, ठीक है। व्हेन द बेस ऑफ द सिलेंडर इज केप्ट ऑन इट, व्हेन द बेस ऑफ द सिलेंडर इज केप्ट ऑन स्टैंड, the cylinder become perfectly insulating, the cylinder becomes perfectly insulating। ये इस तरह का होता है। इसकी वॉल्स कैसी होती है, परफेक्टली इंसुलेटिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर ना तो हीट जा सकती और ना ही आ सकती, ठीक है, समझ गए, यस सर, है ना, समझ गए। बता दो कमेंट करके, फिर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तुम है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। अब देखो, कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ तक पहुंच गए ना स्टूडेंट, इतने टाइम से कंटिन्यू देख रहे हैं, कहीं तो बीच में छोड़ के भाग जाएंगे, है ना। जिसको पास नहीं होना है, जिसको पास होना है तो अब तक देख रहा होगा, तो अगर अभी तक समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, और गत सा कमेंट कर दियो एक, रिश्ता है जो दिल है ना खुश हो जाए, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो, अपने पास 4 चीजें हैं भाई, मैं चारों चीजों को बनाता हूं एक बारी। समझ लेना, क्लियर हो जाएगी चीजें। अब ये वर्किंग समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। ये क्या है, जनरली वर्किंग है। स्टैंड बना दिया, सिलेंडर बना दिया। अब ये लाइन लगा, चलो मैं बना ही देता हूं अच्छे से यार, ठीक है। ये वर्किंग सब्सटेंस है। उसके बाद ये मेरे पास सिंक आ गया, ये क्या आ गया, सिंक आ गया, और ये मेरे पास स्टैंड आ गया। अब इसके अंदर अपने पास क्या होता है, 4 चीजें होती है। 4 चीजें क्या, अपने पास 4 कर्व बनती है भाई। 2 बनती है आइसोथर्मल की, 2 बनती है आइसोथर्मल की, 2 बनती है एडियाबैटिक की। कितनी कर्व बनती है, 4 कर्व बनती है, ठीक है। जो पहली कर्व है दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बता रहा हूं क्या करेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सेकंड है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उस केस में तो क्या करने वाले हैं भाई, चलो लिख लो एक बार साथ के साथ, हेडिंग डालो वर्किंग। ये तो समझ गए ना क्या करेंगे। अगर मैं इसके ऊपर, ये जो स्टैंड है इसके ऊपर अगर इसको वर्किंग सब्सटेंस को रख देता हूं तो ये कैसा हो जाएगा, इंसुलेटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से ये अपन ने इंसुलेटिंग स्टैंड लिया, क्योंकि अपन ने वर्किंग सब्सटेंस को स्टैंड के ऊपर भी रखना होगा, ठीक है। तो एक बारी लिखो इसको, एक बारी वर्किंग के अंदर लिखो, हेडिंग डालो वर्किंग, ठीक है। द वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन, द वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन is explained, the working of Carnot engine
is explained by Carnot cycle, is explained by Carnot cycle, which consists of two isothermal change, and two adiabatic change. The cycle proceeds along A, B, C, D, A. अब यहां पर जरूरत क्या क्या पड़ेगी वो सुन लो। एक तो आप लोगों को वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, और उनके जो ग्राफ मैंने आपको बनवाए थे, अगर आपको ध्यान में है तो यहां पर मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से, ठीक है, ये पीवी डायग्राम है, यहां पर वी है, यहां पर क्या है, पी है। अभी मैंने बोला कि जो ये साइकिल है ये कंसिस्ट होती है कहां से, ए, बी, सी, डी, और डी से फिर ए हो गया, ठीक है। जो ए, बी, सी, डी, ए, इसी को जनरली क्या बोलते हैं, कार्नोट साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्नोट साइकिल बोलते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके अंदर है ना, ये काम इस तरह से करती है, ठीक है। ये कर्व है दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये कर्व है, ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये कर्व है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये कर्व है दैट इज एडियाबैटिक, ये वाली एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो यही तो था, दो आइसोथर्मल कर्व होती है, दो एडियाबैटिक कर्व होती है, ठीक है, ये कंप्लीट साइकिल होती है। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन, स्टार्टिंग में जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, जो वर्किंग लिखेंगे, आप वर्किंग लिखवा दिया। द इनिशियल स्टेट, यहां से स्टार्टिंग करते हैं, द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिनोटेड बाय, ये इनिशियल स्टेट है, यहां पर जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है दैट इज P1, V1 और T1, ठीक है। ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, अच्छे से बना लेना इसको, P1, V1 एंड T1, ठीक है। मैं साथ साथ बोल रहा हूं, द इनिशियल स्टेट, लिख लो भाई इसको साथ साथ। द इनिशियल स्टेट, वर्किंग में पहले जो लाइन बोली थी वो लिख ली होगी, उसके बाद लिखो द इनिशियल स्टेट। या एक काम करता हूं, समझा देता हूं, उसके बाद लिखा हुआ यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब देखो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं, जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर देखो प्रेशर तो चेंज हो जाएगा P2, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी V2, बट टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, T2 रहेगा। अब बात करते हैं एडियाबैटिक की। बीसी कर्व किसको शो करती है, एडियाबैटिक को शो करती है। और एडियाबैटिक के अंदर क्या होता है, जो अपने पास हीट है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, बाकी सारी चीजें सेम होती है, मतलब चेंज होती है। ये P3 हो गया प्रेशर, वॉल्यूम V3 हो गया, और टेम्परेचर क्या हो गया, T2 हो गया। फिर से देखो C से D जाएंगे, C से D, ऐसे ही याद होगा, ये रट्टा नहीं मारना, समझने हैं। प्रेशर ले लिया अपने P1, V1, T1, आइसोथर्मल कर्व के अलोंग जा रहे हैं, इसका मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको T1 रखो, बाकी चीजों को चेंज कर दो। यहां पर क्या कांस्टेंट रहेगा, एडियाबैटिक कर्व है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, हीट कांस्टेंट होती है, यहां पर हीट है ही नहीं, तो प्रेशर भी चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज होगी, टेम्परेचर भी चेंज होगा। अब C से D जाओगे, फिर से क्या आ गई आप लोगों के पास, आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल कर्व आ गई। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं, इन दैट प्रोसेस विच कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये देखो P4, V4, और यहां पर क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। फिर से क्या, D से A में चला जाएगा, यानी कि जो प्रोसेस है फिर से कहां आ जाएगा, इनिशियल स्टेट के ऊपर आ जाएगा। अब जो इसकी थ्योरी है ना वो आप लोगों को यहां पर नजर आएगी, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, लिखो, वो आपका काम है।
ये सारी चीजें मैंने थ्योरी में लिखी हुई है तो मैंने समझा दी, जस्ट आपको ये सारी चीजें उतारनी है। अब डू इट फास्ट, जल्दी लिखो भाई, ठीक है। अब एक एक प्रोसेस को आप एक्सप्लेन करेंगे। ए से बी क्या है अपने पास, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, इसके अंदर जनरली क्या होता है वो सारी चीजें लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इस केस में जो वर्क डन होगा वो भी कैलकुलेट करना होगा अपने को। अब साथ ही साथ लिखना भाई आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हेडिंग डालो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, लिखो भाई। द सिलेंडर is kept on source and the working substance is allowed to expand। पहला काम याद रखना है, क्या करेंगे, चार चीजें थी, सिलेंडर था, सिलेंडर वर्किंग सब्सटेंस एक बात है, सोर्स था, सिंक था, और एक क्या था अपने पास, इंसुलेटिंग स्टैंड। पहला काम क्या करेंगे, आप सिलेंडर को जो अपने पास वर्किंग सब्सटेंस है उसको कहाँ रख देंगे, सोर्स के ऊपर रख देंगे, ठीक है। पहला काम क्या है, इसको याद कर लेना कि जो अपने पास सिलेंडर है उसको कहां रख दिया, उसको रख दिया सोर्स के ऊपर, पहला काम है, ठीक है। उसके बाद लिखो द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द सोर्स एंड द वर्किंग सब्सटेंस इज अलाउड टू एक्सपेंड, ठीक है। लेट Q1 बी द हीट, लेट Q1 बी द हीट। देखो अब इसको समझने के लिए ये मेरे पास क्या है, ये क्या था, सोर्स था, ठीक है। लाइन अलग मार्कर से बना देता हूं, ये मेरे पास क्या था, सोर्स था, ये क्या था, वर्किंग सब्सटेंस था या सिलेंडर था। अब यहां से हीट जाएगी और ये गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। अब ये एक्सपेंड होके यहां तक चली गई, ठीक है। पहले वॉल्यूम थी V1, बाद में वॉल्यूम कितनी होगी, V2 होगी। अब यही चीज आप इंग्लिश में लिखने वाले हैं, ठीक है। सोर्स से हीट लेगा Q1 और गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। लिखते हैं इसको द Q1 बी द अमाउंट ऑफ हीट, द Q1 बी द अमाउंट ऑफ हीट absorbed from the source by the gas, absorbed from the source by the gas at constant temperature T1 and the process is represented by curve AB, ठीक है। the process is represented by curve AB। let W1, ठीक है, let W1 be the work done, be the amount of work done, लिख लो be the amount of work done by the gas when expanding, when it expand, लिख लो when it expand from V2 to V1। मैंने उल्टा बोल दिया क्या, when it expand from V1 to V2, ठीक है। एक्सपेंड कहाँ हो रही, पहले वॉल्यूम V1 थी, जैसे ही सोर्स नीचे रखा तो वॉल्यूम क्या होगी, V1। when it expand from V1 to V2 and its pressure falls from P1 to P2, P1 to P2, then work done is given by according to first law। तो वर्क डन क्या होगा, देखो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं DQ अमाउंट ऑफ हीट देता हूं तो वो क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी और काम करेगी, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, तो DQ इज इक्वल टू DW, ठीक है। तो यहां पर जो काम होगा वो किसके बराबर होगा, Q1 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि वर्क डन किसके बराबर हो रहा है, जो आप हीट दे रहे हैं उसके बराबर। तो हीट कितनी दे रहे हैं, Q1 लिखा ऊपर, ठीक है। अब आप लोगों को अच्छी तरह पता है NR T1 log E V2 by V1, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हो अगर समता है, ठीक है। अगर आपकी समता है तो आप इसको प्रूफ करके भी दिखा सकते हो,
ठीक है। बाकी सही प्रोसेस तो यही होता है कि आप इसको प्रूफ करके दिखाएं। अगर ये 16 मार्क्स में आता है तो आप इसको प्रूफ करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, कैसे आया वो प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बता दिया था। ये तो हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में। ठीक है, अब सेकंड लिखो। सेकंड क्या है भाई अपने पास? फर्स्ट था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड वन इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, नेक्स्ट वन इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा? अब क्या करेंगे, इस सोर्स को यहां से उठाएंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस में कहां रखा था? ये जो सिलेंडर था सोर्स के ऊपर रखा था। ठीक है, अब सोर्स को मत उठाओ, सिलेंडर को उठा लो। ठीक है, बेस्ट रहेगा। सिलेंडर को उठा के कहां रख देंगे? सिंक के ऊपर रख देंगे। सिलेंडर को उठाया, कहां रख दिया? सिंक के ऊपर नहीं, आइसोलेटेड स्टैंड के ऊपर। ठीक है, आइसोलेटेड स्टैंड के ऊपर रख दोगे। तो आइसोलेटेड स्टैंड के ऊपर रख दिया तो हीट का तो एक्सचेंज होगा ही नहीं। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं? इसके अंदर हीट कांस्टेंट होती है। चार चीजें होगी। सबसे पहले सिलेंडर को किसके ऊपर रखोगे? सोर्स के ऊपर रखोगे। सोर्स से उठाओगे, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखोगे यहां पर। ठीक है, फिर क्या करोगे? सिलेंडर को सिंक के ऊपर रखोगे इस प्रोसेस के अंदर, और इसके अंदर क्या करोगे? फिर से सिंक से उठा के उसको कहां रख दोगे? इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। ये चार प्रोसेस है। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर लाइन लिखो सबसे पहले। नाउ द सिलेंडर इज प्लेस्ड, now the cylinder is placed on insulating stand and the gas is allowed to expand adiabatically, and the gas is allowed to expand adiabatically. In this process temperature falls from T1 to T2. Work done is given by, वर्क डन इज गिवन बाय। अब यहां पर वर्क डन मान लेते हैं W2 है, वर्क डन W2 इज गिवन बाय, ऐसे लिख लेना। क्या होता है भाई, आप लोग पढ़ के आए हो NR, बताओ जल्दी से, टाइप करो, कमेंट करो। NR क्या होता है? T1 माइनस T2, यही तो होता है। T1 माइनस T2 अपॉन माइनस का गामा प्लस 1। अब इसको आपकी बुक में कैसे लिखेगा देख लेना। ऊपर से ऐसे भी बोल सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा, माइनस से डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? NR। ठीक है, ये N है, नंबर ऑफ मोल, T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। ये बुक में इस तरह से गिवन मिलता है। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने उल्टा लिख दिया। ये होता है T2 माइनस T1 फॉर्मूला होता है। ठीक है, और जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये अपने एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में वर्क डन का ये फॉर्मूला निकाला। ठीक है, ये मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। बुक के अंदर n की वैल्यू 1 लेके चलोगे तो n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, और n को आप लिखा भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ठीक है, उसके बाद ये लिखने से पहले ये स्टैंड बनाओगे। ठीक है, सिलेंडर को आइसोलेटेड स्टैंड के ऊपर रखोगे, फिर ये फॉर्मूला लिखोगे वर्क डन का। ठीक है, और गामा आप लोगों को पता है क्या होता है? गामा क्या होता है? CP बाय CV का क्या होता है? रेशियो होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, आइसोथर्मल कंप्रेशन। नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, आइसोथर्मल कंप्रेशन। थर्ड क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब ये क्या है? अब इसके अंदर क्या करेंगे? सिलेंडर को सिंक के ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब ये अपने पास वर्किंग सब्सटेंस है, इसको कहां, ये वॉल्यूम मत लिख लेना वहां पर। ठीक है, इसको कहां रखेंगे? अब
थर्ड पॉइंट में सिंक के ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो लिखो आइसोथर्मल कंप्रेशन के केस में, नाउ द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द सिंक, नाउ द सिलेंडर is placed on the sink and the gas is compressed till its pressure and volume. The gas is compressed till its pressure and volume become P4 and V4. The process is, next line में लिख लो, the process is represented by the curve CD, ऐसे लिख लो, the process is represented by the curve CD. नेक्स्ट लाइन में लिखो let dq be the heat. यहां पर अब क्या होगा, ये कहां रख दिया अपन ने, डायग्राम बनाओ, उसके बाद ये मेरे पास क्या था, सिंक था। अब क्या होगा, सिंक के अंदर कुछ ना कुछ हीट जाएगी, ठीक है। उस हीट को अपन मान लेते हैं Q2. let Q2 be the heat, Q2 be the amount of heat rejected to sink, then work done W3, is given by, then work done W3 on the gas, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम जनरली क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो वर्क डन W3 इज गिवन बाय, ठीक है, माइनस का साइन आएगा NRT लोग वॉल्यूम बताओ कितनी है, वॉल्यूम है V4 बाई V3, अगर आप लोग साथ के साथ प्रूफ कर रहे हो तो यहां पर W1 के लिए प्रूफ कर देना, W2 के लिए प्रूफ कर देना, आइसोथर्मल एक्सपेंस कंप्रेशन के लिए फिर से प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये थर्ड प्रोसेस था। उसके बाद बात आती है फोर्थ की, क्या आती है, फोर्थ की। अब फोर्थ क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन आपने लिख दिया, फोर्थ रहेगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या रहेगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन, लिखो इसको, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप के अंदर सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर को कहां रख देंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख देंगे, ठीक है। फिर से कहां रख दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है। तो लिखो इस लाइन को, फाइनली द सिलेंडर इज केप्ट ऑन या प्लेस्ड ऑन, लिख लो, फाइनली द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन insulating stand and the gas is, finally the cylinder is placed on insulating stand and the gas is compressed till the gas is compressed till the gas is attained, till the gas attains its original state, till the gas attain its original state. This process is shown by curve DA. The work done on the gas W4 is given by, तो W4 क्या होगा, माइनस का साइन आएगा NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया वर्क डन, ठीक है। क्या आ गया, वर्क डन आ गया। अब जर्नली अपने को फाइंड आउट क्या करनी है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। याद कैसे करनी है, देखो सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होगी। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए क्या करते हैं, सिलेंडर को कहां रखते हैं, सोर्स के ऊपर रखते हैं, ठीक है। एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए सिलेंडर को कहां रखते हैं, इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रखते हैं या इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखते हैं। आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए सिलेंडर को सिंक के ऊपर रखते हैं और एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए सिलेंडर को कहां रखते हैं, फिर से इंसुलेटिंग पैड
या इसको क्या बोल सकते हो, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। काम तो वही है ना, एफिशिएंसी कैलकुलेट करना। तो एफिशिएंसी क्या होती है भाई, लिखो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वही डेफिनेशन जो हीट इंजन के केस में निकाली थी। तो यहां पर जनरली क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन आ जाएगा, नेट वर्क डन। ठीक है, नेट वर्क डन, और जो अपन ने इनपुट दी थी हीट Q1 वो। ठीक है, अब नेट वर्क डन कैसे निकालोगे, 4 वर्क आए हैं W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, नेटवर्क डन ऐसे ही निकलेगा। अब देखो अपने पास जो W2 है, W2 वर्क डन ये है। ठीक है, W2 वर्क डन किसके बराबर है, माइनस का W4 के बराबर है। सारी चीजें देखो सेम है, ये देखो, ठीक है, ये वाली चीज देखो ये सेम है, बस साइन का क्या फर्क है, माइनस का, तो मैंने यहां पर माइनस लगा दिया। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, W4 की वैल्यू क्या रख सकता हूं, W4 की वैल्यू माइनस का W2 रख सकता हूं, बिल्कुल। तो यहां पर देखो W1 प्लस W2 प्लस W3, W4 की जगह माइनस W2 रख दिया, माइनस W2 प्लस का W2 गया, तो जो नेट वर्क डन है, मैं जनरली W कैलकुलेट कर रहा हूं, नेट वर्क डन। ठीक है, इसको टोटल वर्क डन भी बोल सकते हो। तो वो किसके बराबर आ गया, W1 प्लस W3। ठीक है, W1 प्लस W3, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेट वर्क डन किसके बराबर आ गया, W1 प्लस W3। तो देखो यहां पर जो नेट वर्क डन आया है, एफिशिएंसी क्या होगी, W1 प्लस W3 अपॉन Q1, वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, ये अपने पास जो भी इक्वेशन थी आपके अकॉर्डिंग, 4 इक्वेशन तो यही आ गई, ये अपने पास ये 5th इक्वेशन होगी, ये मेरे पास 6th इक्वेशन होगी। ठीक है, तो W1 की वैल्यू क्या है, ये रही nRT1, log बेस क्या है, E है, V2 बाई V1 प्लस W3 क्या है, ये रहा, W3 है माइनस का nRT, nRT log V4 बाई V3, Q1, Q1 क्या है मेरे पास, ये रहा भाई, ये रहा Q1, Q1 की वैल्यू और रख दो, ये आएगी nRT1 log E की पावर V2 बाई V1। यहां तक देख लो एक बारी, समझ में आ गया क्या। ठीक है, ये माइनस का साइन है, ठीक है, इसको मत भूल जाना। अब सेम टू सेम इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 ही हो गया, प्लस माइनस ये माइनस हो गया, और यहां पर क्या आ गया, nRT log E V2 बाई V1 और अपॉन nR टेम्परेचर की वैल्यू। ठीक है, यहां पर W1 W3, हाँ यहां पर T2 था, जब आप W3 वर्क डन निकालोगे साइक्लिक प्रोसेस में देखना, वहां पर टेम्परेचर T2 आएगा। ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया था, इसको ठीक कर लेना। तो ये टेम्परेचर कौन सा है, T2 है, ये टेम्परेचर T1 है। ठीक है, तो यहां पर T2 लिख लेना, log E की पावर V4 बाई V3, जो साइकिल बनाई थी आपने। ठीक है, और W3 जनरली क्या था, ये वाला टेम्परेचर था, यहां पर टेम्परेचर था P1 V1 T1, यहां पर टेम्परेचर क्या था, P1 V1 T1, यहां पर टेम्परेचर क्या हो गया था, P1 V2 T2। ठीक है, फिर से कर्व आई थी, ये P1, सॉरी ये, चलो मैं ये भी लिख देता हूं, P2 V2, ये P3, ये V3,
ठीक है, ये क्या हो गया था P4 V4 और T2। तो यहाँ पर जनरली टेम्परेचर क्या था T2 था, तो इसी वजह से मैंने वहां पर वर्क डन के अंदर जो थर्ड प्रोसेस है ना यहाँ पर T2 लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो अब देखो अपने पास भाई ए बी कर्व क्या थी, जो ए बी कर्व था वो क्या था, वो था अपने पास क्या था आइसोथर्मल। डायग्राम देखो एक बारी, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर मैं BC की बात करता हूं दैट इज एडियाबैटिक, क्या था एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो इक्वेशन क्या आएगी P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा। ठीक है, P3 V3 की पावर गामा। उसके बाद अपन C से D चलते हैं, फिर से क्या गया था आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। तो P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4 और D से A चलेंगे, फिर से क्या आएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन आएगा। तो उसके लिए इक्वेशन क्या आएगी P4 V4 की पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लिख दी। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कैसे आई। चार कर्व थी इस तरह से। ठीक है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन थी, उसके लिए इक्वेशन होती है, पहले बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। एडियाबैटिक के लिए ये इक्वेशन होती है, आइसोथर्मल के लिए फिर ये लिख दी और एडियाबैटिक के लिए फिर ये लिख दी। ठीक है, अब इनको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। P1 V1, ठीक है, P2 V2 की पावर गामा, P3 V3, P4 V4 की पावर गामा। इस साइड और मल्टीप्लाई करते हैं, P2 V2, P3 V3 की पावर गामा, उसके बाद P4 V4 और P1 V1 की पावर गामा। यहां से P1 ठीक है उस साइड जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, कट जाएगा। P2 से P2 गया, P3 से P3 गया, P4 से P4 गया। अब देखो यहां पर क्या है V1 है, यहां पर क्या है V1 की पावर गामा है। इस V1 को मैं उस साइड ले जाता हूं। ठीक है, इस V1 को मैं उस साइड लेके चला गया तो ये यहां पर आ गया। ठीक है, इस यहां पर है V2 की पावर गामा, तो ये जो V2 है इसको मैं इस साइड ले आया। ठीक है, तो P1 को मैं एक बार ही रफ कर देता हूं, P1 P2 P3 इनको रफ कर देता हूं। आपको अलग से स्टेप लिखना है इसके लिए, मेरा तो यही काम चल जाएगा। तो V2 को मैं इस साइड ले आया तो V2 भी वहां से मैंने रफ कर दिया। अब V3 की बात आती, V3 को उस साइड ले जाते हैं तो V3 इसके नीचे चला गया। ठीक है, V4 की बात आती, V4 को इसके नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो बेस सेम है। ठीक है, डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा। यहाँ पर पावर 1 है ना, तो ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, तो माइनस गामा -1 हो गया। ये भी क्या हो जाएगा गामा -1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा गामा -1 और ये भी क्या हो जाएगा गामा -1 हो जाएगा। तो सब में से क्या किया गामा माइनस कॉमन ले लिया, दोनों साइड से कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई V2 V4 इसके बराबर आ गया V3 V1। ठीक है, यहां से अगर मैं वैल्यू निकालता हूं V2 बाई V1 की, किसकी वैल्यू निकालता हूं V2 बाई V1, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, यस दिखाई दे रहा है। यहां से अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, यहां लिख देते हैं इसको V2, इसको इस साइड लेके आता हूं V1। ठीक है, और इस साइड क्या बच जाएगा V3 बाई V4। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं V2 बाई V1 इज इक्वल टू V4 बाई V3 का इनवर्स। क्यों लिखा, क्योंकि भाई मेरे को V2 बाई V1 की जगह ये पुट करना है V4 बाई V3। ठीक है, वहां पर V4 बाई V3 पुट करोगे तो ये वैल्यू आप लोगों की NR से NR कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल गया। ठीक है, R से R गया। ये वैल्यू जब आप पुट करोगे इसके अंदर तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज जो एफिशिएंसी है ना वो क्या बचेगी, एफिशिएंसी यही बचेगी 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, जो अपन ने कैलकुलेट की थी। ये सारा प्रोसेस अगर याद रहे तो अच्छी बात है, वरना इसको लिख के और काट के चले आना। ठीक है, जैसे मैंने बताया है, और लास्ट में एफिशिएंसी आप लोगों की यही आती है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1।
ठीक है, एफिशिएंसी का तो फॉर्मूला याद ही रहेगा 1 - T2/T1। अब है ना, आप ये भी भूल जाओगे कि ऊपर T1 था या नीचे T2 था। तो इसके लिए देखो, पहले बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है, ऊपर क्या है T2 है, तो पहले बड़ा क्या है T2 है, तो ऊपर क्या वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो ये आप लोगों की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। और इसको आप हीट की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, N = 1 - Q2/Q1। ठीक है, ये आप लोगों की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब इसके कंक्लूजन है, कुछ कंक्लूजन क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया सारी चीजें, तो जो साथ साथ नोट कर रहे थे उसके लिए दिक्कत नहीं होगी। कुछ नहीं था हीट इंजन में, जर्नली क्या था, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, मेनली 4 पार्ट होते हैं। एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है, एक क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस, और एक इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है, उसके बाद अपन जनरली क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहां पर एक साइकिल लेते हैं, कार्नोट साइकिल। ठीक है, जिसके अंदर दो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। हीट इंजन क्या मतलब, हीट जो सोर्स है वो क्या है, सिंक क्या है, वर्किंग सब्सटेंस क्या है, वो क्या है। ठीक है, उसके बाद आप वर्किंग लेते हैं। ठीक है, वर्किंग कैसे लिखनी है वो सारी चीजें मैं बता चुका हूं। तो यहां पर आप लोगों का जो कार्नोट इंजन है, ठीक है, वो खत्म होता है। बट कंक्लूजन क्या है, ठीक है, एफिशिएंसी क्या आ गई अपने पास, एफिशिएंसी की वैल्यू आई है दैट इज 1 - T2/T1। ये किसकी वैल्यू आई है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, N = T1 - T2/T1। ठीक है, और Q1 - Q2/Q1। ठीक है, अब देखो द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट दिखाई दे जाएंगे यहां पर। ठीक है, पॉइंट बोल रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को जो नजर आ रहा है, द थर्मल efficiency of Carnot heat engine is independent of the working substance and it only depend upon the temperature T1 and T2। पहली बात तो यही है कि एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। वर्किंग सब्सटेंस से तो कोई लेना ही देना नहीं है। ठीक है, तो एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। वर्किंग सब्सटेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर मेरे पास क्या हो जाए, सेकेंड पॉइंट में जो नजर आ रहा है, जो T2 है अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, T2 की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि क्या हो, हीट इंजन के अंदर यही तो होता है। T2 का मतलब क्या है, जो सिंक है, यानी कि T2 = 0, यानी कि सिंक है ही नहीं, और सिंक नहीं है तो यहां पर हीट भी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो हीट देंगे वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और इस केस में जो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी है क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ये आप लोगों का क्या है, सेकंड पॉइंट है। ठीक है, राइट। और ये भी है कि 0 डिग्री सिंक करना ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को भी पता है। जो एनर्जी मतलब एफिशिएंसी है वो कभी भी 100% नहीं हो सकती। तो ये अपने पास क्या था, आइडियल इंजन था। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में यही लिखा है कि जो अपने पास T1 और T2 है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो उस केस में भी क्या हो सकती है, एफिशिएंसी 100% मिल सकती है। राइट, तो ये आप लोगों का क्या था भाई, कंसेप्ट था किसका, कार्नोट साइकिल का। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास रेफ्रिजरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपने पास, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज का काम। तो हेडिंग डालो रेफ्रिजरेटर और कार्नोट रिवर्स साइकिल। ठीक है, हेडिंग डालो रेफ्रिजरेटर, नजर आ रही होगी आप लोगों को यहां पर, रेफ्रिजरेटर और कार्नोट साइकिल इन रिवर्स ऑर्डर। रेफ्रिजरेटर और कार्नोट साइकिल इन रिवर्स ऑर्डर। देखो भाई, क्लोसियस सर ने जो स्टेटमेंट दी थी उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा था कि हीट हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करती है। ठीक है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी प्रोसेस करती है। ठीक है, क्या करती है, चलती है। अब रेफ्रिजरेटर क्या था, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद लिखना, पहले समझ लो। इसके अंदर देखो चीजें सारी सेम रहती हैं। ठीक है, यही सोर्स है अपने पास, यहां पर क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है।
ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरे पास, वर्किंग सब्सटेंस है, या इसको रेफ्रिजरेटर साइकिल भी बोलते हो, इसको जनरली क्या बोलते हो, चिलर भी बोलते हो, ठीक है, CHILLER, रेफ्रिजरेटर साइकिल या वर्किंग सब्सटेंस, जो भी आपको बोलना है। और ये अपने पास क्या हो गया, सोर्स हो गया। अब ये क्या हो गया, सॉरी सिंक हो गया, ठीक है, क्या हो गया, सिंक हो गया। अब एक्चुअली होगा क्या, ये रिवर्स ऑर्डर में काम करता है, इसीलिए तो इसको कार्नोट साइकिल इन रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं। होगा क्या, यहां से ये हीट लेगा, कहां से, सिंक से, ये हीट लेगा, किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इसके ऊपर काम किया जाएगा, और ये क्या करेगा, इस हीट को सराउंडिंग के अंदर दे देगा या सोर्स के अंदर सेंड कर देगा, ठीक है। यहां से क्या दिया जाएगा, वर्क इनपुट दिया जाएगा, वर्क इनपुट। फ्रीज क्या करता है, चीजों को ठंडी करता है, ठीक है। अगर आप कई बार फ्रीज के पास चले जाओगे ना तो गर्म हवा आती है, ठीक है। तो गर्म हवा क्यों आती है, वो यही प्रोसेस होता है कि जो सिंक, ठीक है, यानी कि जो फ्रीज के अंदर की हीट है उसको कंप्रेसर होता है फ्रीज के अंदर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है, वो क्या करता है, वो कंप्रेसर उन हवाओं को, गर्म हवाओं को या हाई टेम्परेचर की जो चीजें हैं, ठीक है, जो हाई टेम्परेचर है उसको सराउंडिंग के अंदर भेज देता है। कभी भी फ्रीज को अगर आप लोगों ने पास जाके देखा हो तो फ्रीज के पास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो गर्म होता है और फ्रीज गर्म हवाएं बाहर फेंकता है, ठीक है। उसका कारण यही है कि जनरली जो कंप्रेसर है वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट का काम कौन कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी। कंप्रेसर इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, और कंप्रेसर क्या करता है, जो सिंक से जो हीट है उसको सराउंडिंग में ट्रांसफर कर देता है, और यही वर्किंग होती है रेफ्रिजरेटर की। तो पॉइंट बाय पॉइंट इसको लिखते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नजर आएगा, सबसे पहले हेडिंग डालनी है, हेडिंग डालने के बाद द कार्नोट साइकिल वर्किंग इन रिवर्स ऑर्डर एक्ट एज रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सिंक, जिसको फ्रीजर भी बोलते हैं, एंड सम वर्क इज डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस बाय कंप्रेसर so that heat is rejected to the source surrounding and the compressor is operated by electricity, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, यही चीजें होती हैं कि सिंक से हीट ली जाती है, यहाँ पर कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी एज एक्सटर्नल एजेंट काम करती है और वो क्या करेगी, इस हीट को सराउंडिंग के अंदर भेज देगा, ठीक है। इसको फ्रीजर भी लिख सकते हो, राइट। अब डायग्राम कैसे बनाना है उसको लिख लो, ठीक है, इसको लिखो, सिंक लिखो, बात एक ही है यार, इसको फ्रीजर लिख लो क्योंकि आप बुक में देखोगे तो यहां पर फ्रीजर है, ठीक है, क्या है, फ्रीजर, जिसका टेम्परेचर कितना है, T2 है, और ये क्या करता है, यहां पर लिखो हीट रिमूवल, हीट रिमूवल, ठीक है। यहां पर आप लिखो रेफ्रिजरेटर साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है, जिसको चिलर भी बोलते हैं, वर्क इनपुट, और यहां पर अपने को क्या मिल जाएगा, सराउंडिंग, सोर्स भी बोल दो, सराउंडिंग भी बोल सकते हो, ये डायग्राम ऐसा भी मिल सकता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। जैसा पहले बनाया था वैसे भी बना सकते हो, ऐसा बनाना चाहो तो ऐसा बना सकते हो। यहां से क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है, हीट रिजेक्शन, ओके, हो गया यहां तक। अब बात आती है इसकी वर्किंग की, बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रही है, बाकी मैं साथ साथ बोल रहा हूं। द वर्किंग जनरली क्या होगा, यहां से हीट ऑब्जर्व होगी, कंप्रेसर उसको क्या करेगा, सराउंडिंग के अंदर सेंड कर देगा, ठीक है। तो लिखो, लेट द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब Q2 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम फ्रीजर एट टेम्परेचर T2। let the working substance absorb Q2 amount of heat from freezer at a temperature T2. The compressor does an amount of work W. The compressor does an amount of work W. On the working substance so that an amount of heat Q1 is rejected to the surrounding at temperature T. Rejected to the surrounding at temperature T1 कर लेना भाई इसको, ठीक है, T लिखा हुआ है, इसको T1 कर लेना, at temperature T1
द ब्लॉक इज शोन इन फिगर। ठीक है, ये डायग्राम फिगर आप लोगों को दिखाई गई है। उसके बाद एफिशिएंसी की बात करते हैं। ठीक है, यही कैलकुलेट करनी होती है, तो लिखो एफिशिएंसी, हेडिंग डालो एफिशिएंसी। यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं बोलते, ठीक है, कुछ और वर्ड है जो यूज होता है, इसको याद रखना होगा आप लोगों को। एफिशिएंसी हेडिंग डालो। एफिशिएंसी को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वर्ड है, स्पेशल वर्ड है। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, द एफिशिएंसी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, एफिशिएंसी हेडिंग डालनी होगी। उसके बाद लिखो द एफिशिएंसी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज एक्सप्रेस्ड in terms of its coefficient, in terms of its coefficient of performance, in terms of its coefficient of performance, जिसको जर्नली शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, COP, क्या बोलते हैं, COP, राइट। लाइन छोड़ के लिखो, COP is defined as the ratio of the quantity, COP is defined as the ratio of the quantity of heat exerted per cycle from the freezer, heat exerted per cycle from the freezer to the mechanical work done, to the mechanical work done on working substance, to the mechanical work done on working substance by the compressor, to exert heat, right। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको जर्नली आप बीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। यहां पर क्या है, वर्किंग सब्सटेंस बाय क्या लिखते थे आप, जो आउटपुट मिला है बाय इनपुट। यहां पर आउटपुट क्या मिल रहा है, ठीक है, यहां पर आउटपुट जर्नली आप लोगों को Q2/W, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, क्या होती है, Q2/W, ये वैल्यू होती है। ठीक है, अब W क्या होता है, Q1 माइनस Q2। ठीक है, Q1 माइनस Q2 वैल्यू रख देना, यही तो होता है, Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, और इसको क्या लिखते हैं, Q2/Q1 माइनस 1। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। और टेम्परेचर की फॉर्म में भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, T2/T1 माइनस 1, वही प्रोसेस है। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट लाइन में लिखो आप, ये जनरली आपने COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, किसके केस में, रेफ्रिजरेटर के केस में, एंड दैट इज डिनोटेड बाय बीटा। याद रखना इन चीजों को, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसको जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो द वैल्यू ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन 1। रेफ्रिजरेटर के केस में जो एफिशिएंसी, जिसको आप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। इट वेरीज फ्रॉम 2 to 6। वैल्यू क्या है, इट इज ग्रेटर देन 1, और इसकी जो वैल्यू है वेरीज फ्रॉम 2 to 6, ऐसे लिख लेना, वैल्यूज वेरीज फ्रॉम 2 to 6, राइट। तो ये आप लोगों का भाई आज का लेक्चर था। ओके, तो आई थिंक सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होगी। कमेंट करके जरूर बताना, आप लोग का जो कमेंट है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और कंटिन्यू आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, और कंटिन्यू आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आ रहे हैं, तो इतना भी आप लोगों का फर्ज बनता है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, ठीक है। उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के।